अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमिल उठकर नूर की तरफ आई। नूर पीछे को खिसकी, मगर अमिल इससे पहले ही इसके बाल पकड़ चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे को पीट रही थी। नूर ने भी अमिल के बाल पकड़ लिए थे। लाउंज के दरवाजे पे खड़े आर्यान, फ़ाहद और फलक के मुंह खुले रह गए और अब वो तीनों हंसे। दानियाल जो सुकून से बैठा इन दोनों को बिल्लियों की तरह लड़ता देख रहा था। पिछले दिनों से यही चल रहा था। वो चौंका और लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो तीनों हंस हंस कर लूट पूट हो रहे थे। अमिल और नूर भी रुकी। इन दोनों की नज़रें एक साथ दरवाजे तक गईं और फिर वो दोनों शर्म से पानी पानी हो गई। अमिल जल्दी से खड़ी हुई और अपने बाल ठीक किए। नूर ने जल्दी से अपनी कैपरी नीचे की, जो टिड्डे मारते वक्त ऊपर चढ़ चुकी थी। फहद मुस्कुराहट दबाते इसे देख रहा था। सबसे पहले फलक आगे आई। ओह, तो हमने शो मिस कर दिया, फलक अफसोस भरे लहजे में बोली। आर्यान अमिल के पॉपकॉर्न उठाते सोफे पर बैठ गया। एक नज़र अमिल को देखा, जो खुद से सुर्ख हुई पड़ी थी। आर्यान एक दिन बाद आज इसे दोबारा देख रहा था। वो इस दिन भी इससे बात करना चाहता था, इसे बताना चाहता था कि इसने इसे कितना याद किया। इसे बताना चाहता था वो इस तरह किस कदर खूबसूरत लगती है। इसके बड़े बाल इस पर कितने जचते हैं। प्यारी तो वो इसे हर हाल में लगती थी, मगर अब इस तरह इसके आइडियल के रूप में वो तो इसे पागल कर देने की दर पर थी। कल वो सारा दिन फाहद के साथ था। शाम में घर आने पर इसे अरफा बेगम की ज़ुबानी मालूम हुआ कि अमल के लिए ब्राउनी बनाकर लाई हूँ। वो वाकई इसके कहने पर खाना पकाना सीख रही थी। इस बात ने तो जैसे इसे मज़ीद खुशी दी। वो इससे मिलने जाना चाहता था, इसे बताना चाहता था कि इसकी बनाई हुई ब्राउनीज़ में किस कदर लज्जत और मोहब्बत थी, मगर वो ये बात इसे फ़ोन पर नहीं बताना चाहता था। इसने सर झटका और दानियाल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो फलक को अमिल और नूर की लड़ाई से आगाह कर रही थी। फ़ाहद भी मुस्कुराते हुए इसे सुन रहा था, जबकि नूर मरवतन मुस्कुराए दानियाल को बर्दाश्त करने पर मजबूर कर रही थी। कुछ खिला दो, भूख से बुरा हाल हो रहा है, आर्यान ने वहीं बैठे बैठे सदा लगाई। सुबह नाश्ते के बाद सब बड़े एक फौतगी पर चले गए और शाम से पहले इनकी वापसी नहीं थी। और ये फलक मैडम का ही आइडिया था, अमिल से कुछ बनवा कर खाते हैं। इसलिए फ़ाहद और आर्यान को साथ लिए वो इन्हीं की तरफ चली। अमिल, कुछ बना दो खाने को अच्छा सा। दानियाल भी नदिग्दों की तरह बोला और एकदम इसकी भूख जैसे जाग उठी। ठीक है, आज फिर मैं चिकन जलफ्रीज़ी बनाऊंगी, अमिल खुश होते हुए बोली और उठकर किचन की तरफ गई। कोई मेरी हेल्प करवाना चाहता है? वो किचन के दरवाजे पर मुड़ी और रुक कर इसने पूछा, मगर नज़रें आर्यान पर थी। आर्यान इसकी बात का मतलब समझते हुए उठा। मैं आ रहा हूँ, अमिल सर हिलाकर पलट गई। वो भी किचन की तरफ चल दिया और नूर मुस्कुराई। हाउ रोमांटिक, वो हाथ थोड़ी तले रखते हुए बोली और फिर फ़ाहद को देखा, जो आबरू उपजाए इसे देख रहा था। और इसे देखते ही नूर को इसकी कुछ अरसे पहली बात याद आई। छुछोरा वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। फ़ाहद हंसा। क्या हुआ? दानियाल ने हैरानगी से देखा। कुछ नहीं, मूवी देख रहा हूँ, फ़ाहद ने नफ़ी में सर हिलाकर इसे मुतमय्यन करना चाहा। हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात थी? ये तो सारी ही फाइटिंग वाली है, दानियाल बड़बड़ाया। अमिल मुस्कुरा दी और ख़ुद को दाद दी। इसने आज सुबह ही चिकन निकाल कर बाहर रख दिया था, जो वो कल दादा बख्श नौकर से मंगवा चुकी थी। इसका इरादा आज सुबह से ही जलफ्रेज़ी बनाने का था। वो जल्दी से सिंक की तरफ आई और चिकन को एक बाउल में निकाला। आर्यान एप्रन उठाए इसकी तरफ चलाया। कैसी हो? इसने एप्रन पहनाते हुए बोला। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो हाथ धोते हुए बोली। चिकन तो 2 कर ही फ्रीज़ किया था, अब सिर्फ एक दफ़ा पानी से निकाला था। मैं भी ठीक हूँ, बहुत याद किया मैंने। ओह, वाकई मैंने तुम्हें याद नहीं किया बिल्कुल भी। अमिल के कहने पर आर्यान ने होंठ दांतों तले दबाए और मुस्कुराहट ज़ब्त की और ख़ुद दूसरा एप्रन पहना। इसे दानियाल की बातें याद आ रही थी कि कैसे अमिल इसे याद करते पहरों गुजार देती, रातों को उठ उठ कर रोती बकौल दानियाल। अमिल तो इसे याद कर कर के
अमिल तो इसे याद क्या कर करके सूख चुकी थी अम्ब्रेला की तरह। वाकई ही नहीं किया, अमिल ने आर्यान ने अफसोस भरे लहजे में पूछा और सब्जियां निकालने लगा। अमिल ने नफ़ी में सर हिलाया और आर्यान से सब्जियां पकड़कर टोकरी में रखने लगी। बहुत बेमुरव्वत हो तुम यार, वो रुका। पर मुझे तो दानियाल ने कुछ और ही बताया, वो मुख्तात अंदाज में बोला। दानी के बच्चे, अमिल ने दांत पीसे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया आर्यान, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली और आर्यान के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभरी। मैं जानता था, वो वस्क से बोला और अमिल जवाबन खामोश रही। वैसे आज किस मासूम पर बम गिराने के इरादे हैं? वो अमिल को देखता हुआ बोला, जो रेड टी शर्ट में बिल्कुल एक गुड़िया ही लग रही थी। तुम पर? मैं यानी कि बम पिज़ाज खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। क्या मुझे फटने की इजाज़त है? वह शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली, नहीं नहीं, मुझे मासूम पर इतना जुल्म मत करना। हम मासूम आपके कारीवार नहीं सह पाएंगे, सो हम पे मेहरबान करें और कहीं और जाकर फटें। वो कटिंग बोर्ड पर प्याज काट रहा था और अमिल एक तरफ खड़ी हंस रही थी। वो खुद भी खड़ी शिमला मिर्च काटने में मगन थी। नहीं, अब तो किसी और का ऑप्शन बचा ही नहीं, इससे सादगी से कदे उचाए। आर्यान एकदम छुरी समेत इसकी तरफ मुड़ा। वो खौफ से एकदम पीछे हुई। किसी और के बारे में सोचना भी मत, मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए, वो शरारती लहजे में बोला। तुम मुझे मारने वाले थे। अमिल की सुई बस एक ही चीज़ पर अटकी, बाकी किसी बात पर इसने गौर ही नहीं दिया। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम खुदा की तरफ से मेरे लिए एक अनमोल तोहफ़ा, और तोहफ़ों की कदर करने वाले ना कदरे होते हैं, मैं न कदरा नहीं हूँ, वो सादा और आम से लहजे में मुस्कुराते हुए बोला। अमिल जवाबन खामोश रही। आर्यान ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। वो सर झुकाए पैन में चम्मच हिला रही थी। मैं भी ना कदरी नहीं हूँ, वो चूल्हे की आंच मद्धम करते हुए बाहर क्यों चल दी। आर्यान भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे हो लिया। वो किचन से निकली तो सामने ही शाजू चली आ रही थी। आंटी प्लीज़ जल्दी से रोटियां बना दें, शाजो सर हिलाती किचन की जानिब चल दी। वो सब बातों में मसरूफ़ हो चुके थे। आर्यान अब मुतमय्यन सा सर झुकाए बैठा मोबाइल चला रहा था। फ़ाहद मुसलसल मुस्कुराते हुए नूर को छेड़ रहा था। फलक और अमिल अपनी बातों में मसरूफ़ थे। अपनी मसरूफियात में इन्हें दानियाल के उठकर जाने और वापस आकर बैठने का इल्म ही नहीं हुआ। अमिल बीबी रोटियां बना दे। ओ ठीक है, आपने खाना खा लिया? जी बीबी, मैं तो खा चुकी हूँ, सालन अच्छा था। शुक्रिया, अमिल मुस्कुराते हुए बोली। आ जाओ सब, मैं खाना लगा देती हूँ। वो किचन की तरफ चली गई और इसे भी बर्तन लगाए। भाई सबसे पहले आर्यान खाएगा, वो अपनी राय पेश करेगा। दानियाल कुर्सी की पूंछ से टेक लगाए मुतमय्यन अंदाज में बोला। ठीक है, खाओ सब। आर्यान की तरफ मतवज्जा हुए। आर्यान ने एक नज़र अमिल को देखा, जो मुसलसल हाथ मिसल रही थी। वो खासी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। आर्यान ने मुस्कुराकर जैसे इसे तसल्ली दी और प्लेट में जलफीज़ी निकाली। फिर हाथ पार से रोटी निकाली और पहला वाला मुंह में डाला। इसने नज़र उठाकर अमिल को देखा, जो होठ चबाए इसे देख रही थी। आर्यान ने बामुश्किल नवाला निगला, फिर दूसरी नज़र दानियाल पर डाली, जो सीटी के अंदाज में होठ सकेड़े इधर उधर नज़रें घुमा रहा था। आर्यान ने मुठ्ठियाँ बींच ली। रुक जाओ, आर्यान के कहने पर सब ने हैरत से आर्यान को देखा। अमिल ने परेशानी से आर्यान के लाल होते चेहरे को देखा। दानियाल की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्यों? नूर ने एक नज़र अमिल को देखकर पूछा। ये बहुत अच्छा है, इसलिए कहते ही आर्यान ने डोंगा उठाया और उठ खड़ा हुआ। ये सारा मैं अकेला खाऊंगा। इसमें मेरी बीवी के हाथों की मोहब्बत और जायका है, जो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं। यह अलग बात थी कि तीखी लाल मिर्च से इसका न सिर्फ चेहरा लाल हुआ, बल्कि इसे यूँ महसूस हो रहा था किसी ने इस उठकर लाल मिर्च का डब्बा इसके मुंह पर डाला। इंतहा की लाल मिर्च डाली गई थी। वो जलफेजी डोंगे से निकाल कर पेन में मुंतकिल कर रहा था। अमिल मुस्कुराई और इसे खुशी महसूस हुई। आर्यान को सालन इस कदर पसंद आया। इसने दूसरों को भी खाने नहीं दिया, तो क्या हम भूखे रहेंगे? दे इधर हमें। फ़हद इसकी तरफ चला आया। वहीं रख जाओ, तुम नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा है, सिर्फ मेरा।
आर्यन, तुम इस वक्त इस बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हो जिसको इसकी मामा बाबा कुछ ला दें और वो दूसरों को चीज़ देने से मना कर दे। ये मेरा है, सिर्फ मेरा। शोदा सा फलक को आर्यन का शोदापन एक आंक न बाया। नूर भी मुंह बसोरे बैठ गई। मैं तुम लोगों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। आर्यन के कहने पर दानियाल की बाँछें खुल गई। इसे बेख्तियार आर्यन पर प्यार आया और ख़ुद को इसने दाद दी। अच्छा ठीक है, फलक एहसान करने वाले अंदाज में बोली, लेकिन दिल छलांगे मार रहा था। आर्यन ने पेन उठाकर दादा बख्श को पकड़ाया और इसे कोई हदायत दी। क्या कह रहे थे? इसे वो जैसे इसकी तरफ वापस आया, फलक ने पूछा। तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। जानबूझकर हर बात में टांग अड़ाती हो और कोई काम नहीं। फारग लोग। आर्यन इसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर चुका था। इसे रह रहकर लाल मिर्च का जायका अपने मुंह में महसूस हो रहा था। ऊपर से दिल कर रहा था दानियाल को कच्चा चबा जाए। फलक ने सबको घूर कर देखा, जिसके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। देखो, मैं सिर फिटी हूँ, मुझसे मत उलझो। फलक सर झुकती एक तरफ चली गई। अब ऑर्डर कर भी दो आर्यन। नूर सोफे पर सिट होकर बैठ गई। और क्या, भूख से मेरा बुरा हाल है। चूहे पेट में दौड़ रहे हैं। फाहद पेट पकड़े बैठा हुआ था और नूर ने नफ़ी में सर हिलाया। ये आदमी, वो दिल ही दिल में बोली। करवाता हूँ, रुको रुको, पहले कोई मज़ा ना कर ले। मतलब? नूर के कहने पर आर्यन ने हैरानगी से देखा। बस अब देखो, मुझे ये काम मैंने इंग्लैंड में किया था। नूर ने फर्जी कॉलर उठाए। हाँ, सारे काम करने का तजुर्बा है मोहतरमा को फाहद पर बढ़ाया, जैसे नूर ने सरसक इग्नोर किया और मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया। फिर सब की तरफ देखा और मुस्कुराहट उछाले मोबाइल स्पीकर पर डाला। अस्सलामुअलैकुम। फ़ोन स्पीकर से आवाज़ आई। जी, मुझे ऑर्डर करवाना है, होम डिलीवरी। जी मैम, श्योर। देखिए, मुझे डिलीवरी टाइम पर चाहिए। जी मैम, आप ऑर्डर करवाएं। सब हैरानगी से बैठे थे, ये क्या करने वाली है। देखिए, 1 मिनट की भी देर नहीं करनी, वरना मैं टिप काट लूँगी। अभी आपको मेरा पता नहीं। मैम, ऑर्डर करवा दें प्लीज़, हम फारिग हरगिज़ नहीं हैं। क्या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? इनडायरेक्टली मुझे फारिग कहा है। मैम, आपको मसला क्या है? मुझे मसला तो बहुत है, पर आपको क्यों बताऊं? डॉक्टर को बताऊंगी, आपको थोड़ी ना बताऊंगी। क्यों, आप डॉक्टर हैं क्या मैम? मुकाबले ने दांत पीसे। रुकें, ऑर्डर तो लिखें। शुक्रिया। मोबाइल स्पीकर से आती आवाज़ सुनकर सब दबी दबी आवाज़ में हंसे। आपके पास सुप्रीम पिज़्ज़ा है? जी। फजीता? जी। लार्ज साइज़, मीडियम या स्मॉल? कोल्ड ड्रिंक है? नहीं, हम तो कोल्ड ड्रिंक रखते ही नहीं। एवें डिब्बा खोला हुआ है। सॉरी, एवें डब्बा खोला हुआ है। वो तब ही गया। अच्छा, फिर ऐसा करें, एक अदद मिनरल वाटर की बोतल डिलीवर करवा दें। अब की बार सबका कहका गूंजा। मुकाबल को समझ आ गई कि इसे भी बहुत बुरी तरह मामू बनाया गया है। पागल औरत, और ठग से फ़ोन रख दिया। फिर वो सब हंसे। रुको, अब मेरी बारी। दानियाल ने नूर से नंबर लेकर वही नंबर मिलाया। यस। मोबाइल स्पीकर से आवाज़ आई, लेकिन आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। मुझे ऑर्डर करवाना है, होम डिलीवरी। जी। आप ऐसा करें, चिकन फजीता सुप्रीम, और जो है वो आप एक जिंगर बर्गर और साथ में 2-2.5 लीटर की कोक। सर श्योर। एड्रेस? जहन्नुम। जी। इसे लगा इसे सुनने में गलती हुई। बेटा, जिस लड़की ने अभी आपको मामू बनाया है ना, मैं इसका कज़न हूँ। हंसते हुए दानियाल ने फ़ोन काट दिया और सब हंस रहे थे। बस करो बस, मेरा पीठ दुख रहा है। समझ नहीं आ रहा, भूख से दुख रहा है या फिर हंसने से। आर्यन, ऑर्डर करवा दूँ? अबिल ने हंसते हुए कहा। इसे भूख महसूस हो रही थी। अब की बार आर्यन ने दोबारा फ़ोन किया। जी सर, वो मुझे ऑर्डर करवाना है, होम डिलीवरी। आर्यन ने अब स्पीकर नहीं खोला। वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। सर, 1 मिनट पहले ये आप बता दें, आप प्रैंक तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं क्या पागल हूँ? आर्यन हंसा। ऑर्डर लिखें। फिर ऑर्डर करवाने के बाद वो वापस बातें करने लगे। आर्यन उठकर किचन की तरफ चला आया। मुंह में मौजूद मिर्च का जायका भी कम करना था। फ्रिज में सामने ही आधा केक बचा पड़ा था। आर्यन के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई। इसे मालूम हो गया ये केक किसने और अपने लिए बचाकर और छुपा कर रखा है। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसने केक निकाला और फिर कुछ देर बाद वो वापस लाउंज में आकर बैठ गया।
थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय भी आ गया। आर्यन दादा बख्श के कहने पर उठकर बाहर चला गया। दानियाल और फलक ने फौरन मेज़ पर प्लेट, छुरी और चम्मच रखकर अपनी जगह संभाली। नूर भी मोबाइल चलाती अपनी कुर्सी घसीट कर बैठ गई और फाहद इसके बराबर की कुर्सी पर बैठ गया। आर्यन अंदर आया तो इसके हाथ में 4 पिज़्ज़े के डब्बे देकर फलक और दानियाल ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। वो डब्बे हमें दे दो, तुम लोगों को दो भी पूरे आ जाएंगे। दानियाल अपने घुटनों पर कपड़ा बिछाते हुए बोला, लो तुम दोनों जंगलियों के लिए ही 2 मंगवाए हैं। दिल कर रहा है तेरा मुंह चूम लो मगर जरासीम लग जाएंगे। हाँ वाकई मुझे जरासीम लग जाएंगे। आर्यन ने कंधे उठाए और आमिल के बराबर में बैठा। दानियाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फलक ने इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे रोका और इसका ध्यान ज़्यादा अहम चीज़ पर मजबूत किया, यानी कि पिज़्ज़ा। और दानियाल भी जड़ से सर हिलाते पिज़्ज़े की तरफ मुतवज्जा हुआ। पिज़्ज़ा खाने के बाद दानियाल और फलक किचन की तरफ चले गए। आर्यन ने इधर उधर देखा और खामोशी से उठकर इन दोनों के पीछे चल दिया। दानी मतलब तुमने अमिल की मेहनत ज़ाया कर दी, फलक नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली और आर्यन चुपकर दोनों की बातें देख रहा था। यार कुछ नहीं, बस इस दिन मुझे अमिल ने बिरयानी बनाकर खिलाने से इनकार किया। आज फ़ौरन शोहर के लिए जलफेज़ी बना दी तो बस वो रुका और एक प्लेट ओवन से निकाली। ये देखो मैंने बचा ली थी, प्लेट में थोड़ी सी बनाई हुई बहुत ज़बरदस्त है। दिन ब दिन इसकी कुकिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। आर्यन ने इसे घूरा और वो दोनों जलफेज़ी खा रहे थे। बहुत टेस्टी है यार, फलक उंगलियां चाटते हुए बोली। अभी तो सब्र करो, मैंने हम दोनों के लिए केक बचा कर रखा है। दानियाल खुशी खुशी कहता उठा, हाय मेरा कुकिंग केक, कहाँ सदके जाऊँ तुम पर। फलक तुम इस पर सदके जा रही हो। दानियाल फ्रिज खोला और इसका मुंह खुला रह गया। फलक केक, वो हैरत से मुड़ा और फिर नज़र पेपर से टेक लगाए खड़े दानियाल पर डाली। वही होगा देखो। फलक आर्यन की मौजूदगी से यकसर नावाकिफ़ थी। चोरी के माल का अपना ही मज़ा है, अमिल के हाथों में जायका है। फलक आर्यन की आवाज़ पर बौखला कर उठ खड़ी हुई। तुम, वो मैं, ये वो दरअसल दानी, वो मैं, मेरा मतलब है कि केक, जलफेज़ी नहीं। फलक बुखला कर बोली। चुप हुई क्योंकि दानियाल ने आंख के इशारे से खामोश रहने का कहा। केक खाना था, है ना? वो तो मैं खा चुका हूँ, आर्यन सुकून से बोला। तुम्हें हमारा एहसास नहीं हुआ? नहीं, वो मुड़े से कहता वहाँ से चल दिया। अब बदला पूरा हुआ। दानियाल और फलक ने रोने वाला मुंह बनाकर एक दूसरे की तरफ देखा। एक दिन बाद अवधि मैंशन के सदर दरवाजे के आगे हाल की तमाम बत्तियां चल रही थी। रात 11:15 का वक्त था। पूरा लाउंज इस वक्त एक खूबसूरत पार्टी थीम में तब्दील था। थीम बर्थडे का था। दीवार पर बड़ा सा चीज़ 2 और 20 और 21 लगा हुआ था। लाउंज में सोफ़ों पर मेज़ और इर्द गिर्द दीवारों पर ब्लैक, गोल्डन और वाइट गुब्बारे पड़े हुए थे। लाउंज के मेज़ पर तोहफे पड़े हुए थे और एक दीवार पर डोरी की मदद से कई तस्वीरें लगी हुई थीं, जो कि अमिल, आर्यन, दानियाल और फलक के बचपन की तस्वीरें थीं और साथ ही इन चारों के निकाह की भी। सारा इंतज़ाम पूरा है ना? फलक ने आर्यन की तरफ देखा जो फाहद की मदद से गुब्बारे लगा रहा था। हाँ हो गया, आर्यन आखिरी गुब्बारा लगाते हुए बोला। वह कितना अच्छा लग रहा है ना? फलक ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। हाँ 15 मिनट रह गए हैं, मैं जल्दी करो, मुंह हाथ धो लो। फलक के कहने पर आर्यन दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चल गया। 12 बजने में 15 मिनट रहते थे। एक नया दिन शुरू हो जाना था। अमिल और दानियाल की सालगिरह थी। इन दोनों को सरप्राइज़ पार्टी देने का इरादा सबका था। दोनों ही इस बात से अनजान थे। बाकी सब जानते थे। आर्यन के वापस आने तक सब आ चुके थे। अब सिर्फ 3 मिनट बाकी। प्लान के मुताबिक फलक ने अमिल को फ़ोन मिलाया। अमिल ने नींद में मदी मदी आंखें खोलकर साइड पर पड़ा मोबाइल उठाया। ऊपर फलक के कॉल देखा और वो उठ बैठी। हाँ फलक, खैरियत? फलक क्या हुआ, कुछ बोलो। मगर इसे सिर्फ फलक की हिचकियों की आवाज़ आ रही थी। अमिल तुम सब हमारी तरफ आ सकते हो, प्लीज़ सवाल मत करना, जल्दी आओ। फिर फलक ने एक लंबी हिचकी लेकर कॉल काट दी। आर्यन ने इसकी इस अदाकारी पर ताक दी। अमिल कंबल उठाती जल्दी से उठी और लाइट जलाई।
फिर स्टडी का दरवाज़ा खोला और नीचे फ्लोर कुशन पर नूर बैठी नावल पढ़ रही थी और सासत मूंगफली खा रही थी। अमिल खैरियत? वो भी प्लान के मुताबिक अनजान बनी। ये तुम इतनी तैयार क्यों हो? अमिल ने सर तक पाँव तक इसे देखा और इस वक्त बहुत प्यारा नीला कुर्ता जीन्स पहने हुए थी। वो रुकी। वो हीरोइन ने ऐसा पहना था इसलिए। छोड़ो इसे, फलक का फ़ोन आया है, जल्दी जाकर मामा पापा को जगाओ, 1 मिनट भी देर मत करना। अमिल ने जल्दी से अपना नाइट सूट जैसे सेट किया और फिर दानियाल के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो बैठा फिल्म देख रहा था। दानी, फलक का फ़ोन आया, इसने हम सबको बुलाया है। वो रो रही थी। दानियाल मुतमय्यन से अंदाज में उठा। शक तो था मुझे, कल से ही बेटा लिखवा लो, हमारे लिए पार्टी है। क्या बकवास है दानी, वो रो रही थी, चलो अब। अमिल दानियाल को कॉलर से पकड़कर बाहर घसीट कर लेगी। यार कह रहा हूँ ना, देख लेना, बहुत ही घसीटा सा आइडिया है, इसलिए जाग रहा था। मुझे पता है, चुप एकदम। अमिल की आंखें दिखाने पर दानियाल ने होठों पर उंगली रखी और खामोश रहने का इशारा किया। मामा लोग तो चले गए हैं, जल्दी आओ। वो दोनों फौरन बाहर की जानिब गई। जिस वक्त दोनों लाउंज में दाखिल हुए 12 बज चुके थे। सामने का मंजर देखकर अमिल का मुंह खुला का खुला रह गया। अमिल ने मुड़कर दानियाल की तरफ देखा। वो इसे इन्हीं तासरात से देख रहा था जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था। अचानक फलक, आर्यान और फाहद सामने से आए और इस पर शूटर फोड़े। पीछे सब बड़े इन्हें विश कर रहे थे। अमिल मुस्कुरा रही थी और दानियाल, इसे तो बस केक काटने की जल्दी थी। फिर दोनों ने भरपूर तालियों में केक काटा, जिस पर एक तरफ प्रिंस थीम था और एक तरफ प्रिंस। दानियाल ने प्रिंस वाली तरफ से केक काटा, सबसे पहले खुद खाया और फिर बारी बारी सबको खिलाया। अमिल चूँकि इससे 10 मिनट छोटी थी इसलिए इसने केक बाद में काटा। इससे पहले नूर ने अमिल को गिफ्ट दिया, जिसे अमिल ने मुस्कुराते हुए पकड़ा। मेरा? दानियाल ने मुंह बसोरा। आप कौन? नूर इसे तंग करते हुए बोली। मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हारे मोबाइल को आग लगा दूंगा, दानियाल ने शरारती अंदाज में बोला। लो भाई पकड़ो, इतनी संगीन धमकी तो मत दो। नूर ने एक डिब्बा दानियाल की तरफ बढ़ाया। फिर फलक, फाहद, सब बड़ों ने और आर्यान ने दोनों को गिफ्ट दिए। खोले। अमिल और दानियाल के इशारे मिलते ही ज़मीन पर बैठकर अपने अपने गिफ्ट खोलने शुरू किए। सबसे पहले नूर के गिफ्ट की बारी। नूर ने अमिल को बहुत प्यारी राडो की घड़ी गिफ्ट की और दानियाल की भी राडो की ही घड़ी थी। फाहद ने अमिल को एप्पल का लैपटॉप गिफ्ट किया और दानियाल को परफ्यूम और घड़ी। आर्यान ने अमिल को एक टेडी बियर गिफ्ट किया, जिसमें आर्यान ने दानियाल के हाथ में घड़ी की चाबी दी थी। दानियाल का मुंह खुला का खुला रह गया। फलक का तोहफा देखकर दानियाल का दिल किया वो झूमे, क्योंकि फलक ने इसे पूरा डब्बा चॉकलेट से भरकर दिया और अमिल को परफ्यूम, बहुत ही खूबसूरत और नफीस डेकोरेशन पीस दिया। इसके अलावा अमिल के दिगर गिफ्ट की फहरिस्त में शामिल सूट, मेकअप का सामान और चॉकलेट शामिल थी और दानियाल के गिफ्ट में मोबाइल, जैकेट, शर्ट, घड़ियाँ शामिल थी और सब बच्चों की तरफ बचपन की बातें करने लगे। दानी, आर्यान, एक केक लाया है और वो लेकर रात 2 बजे घर के पीछे आ जाना। फलक का मैसेज पढ़कर दानियाल मुस्कुराया और सर उठाकर फलक को देखा और बेआवाज़ होठ हिलाए। जो हुक्म सरकार। आर्यान ने अमिल को उठने का इशारा किया। वो खामोशी से उठी और इसके पीछे चल दी। सब ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। आर्यान अमिल का हाथ पकड़े इसे बाहर लॉन के कोने में बने छोटे से फार्म हाउस में ले गया। आर्यान, ये? अमिल मुस्कुराई और आर्यान के हाथों में पकड़े पिंजरे को देखा, जिसमें तोतों की खूबसूरत जोड़ी थी। आर्यान, ये बेहतरीन तोहफा है। अमिल ने पिंजरे को पकड़ा। अमिल, ये परिंदे हैं, पर रखते हैं मगर उड़ नहीं सकते क्योंकि ये कैद हैं। मैं बस तुम्हें कहना और दिखाना चाहता हूँ कि तुम भी हमेशा इस तरह मेरी मोहब्बत के हिसार में रहोगी, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। आर्यान इसकी खुशी से दमकते चेहरे को देखते मोहब्बत से बोला। क्या मेरे पास हमेशा रहेंगे? अमिल ने सर उठाकर पूछा। जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक हाँ, मगर एक दिन हम दोनों खुद इन्हें आज़ाद करेंगे। इस दिन जब हम एक हो जाएंगे, क्योंकि तब और इस दिन के बाद इसे इन्हें भी आज़ाद रहने का हक होगा। तब तुम मेरे पास होगी और फिर हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के हिसार में रहेंगे।
तब इसकी ज़रूरत ना होगी, मगर मैं यहाँ नहीं हूँगा तब इनकी ज़रूरत होगी। ये लम्हा ब लम्हा तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे और तुम मुझे मेरी आइडियल के रूप में बहुत अच्छी लगती हो। अमिल ने मुस्कुराकर अपना चेहरा झुका लिया और फिर तीसरा सेमेस्टर शुरू हो गया। आर्यान और फाहद वापस चले गए। अमिल, दानियाल, फलक और नूर की वही रूटीन शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी से घर और घर एक दूसरे के घर। सारम, आलिया उम्रे की शहादत हासिल करने के बाद वापस आ चुके थे। सारम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। वो चारों इस वक्त कैफ़े में बैठे समोसे और कोल्ड ड्रिंक से इंसाफ कर रहे थे। आओ गुल खान, और सुनाओ शादी कब है। ये फलक ही थी जो हंसते हुए पूछ रही थी, अल्लाह अल्लाह बाजी, कुछ खुदा का खौफ करें और हमको शर्म आता है। वो जल्दी जल्दी मेज़ से चीज़ें उठाते पलट गया। ये बाजी रोज़ इसे तंग करती है और बाकी सब इस पर हंसते हैं। यार कोई फ़ौजी मिल जाए जो मेरी ज़िंदगी में आए, फिर हमारी शादी हो जाए। हाय, ये नूर थी जिसने हाल ही में परवाज़ है मोहब्बत नावल पढ़ा और इसके इस सर पर एक आर्मी ऑफिसर से शादी का भूत सवार था। लो जी, कर लो बात। पिछले हफ्ते तो तुम कुछ और कह रही थी, अब कुछ और। मेरी तो दुआ है अल्लाह तुम्हें ऐसा बता दे जो कम से कम तुम्हें इंसान बना दे। दानियाल हंसते हुए बोला, देख लेना, मेरा शौहर बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ नावल पढ़ेगा। इनडायरेक्टली ये फाहद को कह रही थी। दानियाल कहते ही अपना बैग उठाकर कुर्सी से उठा और नूर ने अपना जूता उठाया और अब पूरी यूनिवर्सिटी में दानियाल के आगे आगे और नूर इसके पीछे पीछे। नूर ने बड़बड़ाते हुए जूता पहना और नाक सिकोड़ते कैफ़े की तरफ चली गई। दानियाल मुंह पर हाथ फेरता हुआ अपना शिकार ढूंढने निकला। अमिल ने एक नज़र सामने बैठे शरीफ से लड़के को देखा और फिर नूर की तरफ, जो इस लड़के को देख कम घूर ज़्यादा रही थी। शर्म करो नूर। अमिल ने इसे घूरा, जो सामने बैठे मासूम से लड़के को मुकम्मल लोफराना अंदाज में देख रही थी। अब तो बेचारा वो बाकायदा शर्मा रहा था। क्या हम दूसरे लड़के को ताड़ती रहती? क्या हर दूसरे लड़के को ताड़ती रहती है? ताड़ना पड़ता है मेरी जान, तुम नहीं समझोगी। तुम तो निकाहशुदा हो और मेरे सामने तो अभी कोई भी शुदा नहीं लगाना। मंगनी शुदा, ना निकाहशुदा और ना ही शादीशुदा। वो मुंह बसोरते हुए बोली। पास बैठा मोबाइल चलाती फलक ने सर उठाकर इसे देखा और फिर मोबाइल एक तरफ रखा। कुर्सी खसकाकर आगे हुई। दानियाल किसी काम से लाइब्रेरी जा चुका था। शोर पैदा करके डांट खाने और बाहर आने के लिए। ये सब नावल की वजह से है और नावल ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। खबरदार, जो तुमने मेरे नावल के बारे में कुछ बोला। हद होती है भाई, एक तो तुम कुछ भी गलत हो या कह लो मियाँ और दोस्त ही यही समझते हैं। इसमें कसूर हमारे इर्द गिर्द के हालात का नहीं बल्कि नावल का है। हम नावल पढ़ ले या अम्मी की नज़र आ जाता है, मगर जितना भी पढ़े वो नज़र नहीं आता मेरी अम्मी भी। वो कहते कहते खामोश हुई। अमिल और फलक की नज़रें मिली। ऐसा पहली बार हुआ कि इन्होंने नूर को किसी बात पर मगमूम देखा। अच्छा ना बाबा, आइंदा कुछ नहीं कहूँगी तुम्हारा सो कॉल्ड नावल को। फलक ने आंखें घुमाते हुए इसी अंदाज में कहा। नूर और अमिल हंस दी। कितनी अच्छी कज़न्स और दोस्त थीं। अल्लाह ने इसे जो पल पल इसके साथ रहने और इसकी फ़िक्र करती और इसकी मुस्कुराहट की वजह बनती। बेशक अल्लाह बंदे को हमेशा बेहतरीन नवाजता है, मगर बंदा रब की मसलत नहीं जान पाता। फलक जी उफ, फलक ने आंखें पकड़ी। एक तो ये चश्मिश हाथ पाँव देकर पीछे पड़ा हुआ है। वो इतना आहिस्ता बड़बड़ाया कि पास बैठे अमिल को ही सुनाई दिया, जो मुस्कुरा दी। अहमद, तुम यहाँ क्या हुआ? वो ना फलक जी, मुझे ना जी आज से ना जी एक सवाल था, ना जी वो पूछना था। इसने दिल ही दिल में इस जी को अलकाब से नवाजा। यार ये जी का तड़का ज़रा कम लगाओ ना। फलक को कोफत हुई। जी फलक जी, अहमद सर हिलाते हुए बोला। अमिल और नूर मुस्कुराहट दबाते हथेली थोड़े तक रखते बैठी इन दोनों को देख रही थी। फलक ने एक बार इन्हें घूरा। दूर से दानियाल बिनी से बातें करता चला आ रहा था। बिनिश लाइब्रेरी के बाहर बैठी थी। जिस वक्त पहले लाइब्रेरी से दानियाल का बैग और फिर दानियाल बाहर फेंका गया, मगर दानियाल ने बिनिश को यह कहकर मुतमय्यन किया कि वो करतब दिखा रहा था। फलक ने जूं ही इसे बिनिश के साथ किसी बात पर हंसते देखा, इसका खून उठा। तुम अहमद से बात क्या कर रही हो? वो बिनिश को साथ लिए इन्हीं की तरफ चला आया। तुमसे मतलब? बेइतनाई से बोली। दानियाल ने इसके फूले हुए मुंह को देखकर बामुश्किल हंसी दबाई।
वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, वो ना। इससे पहले कि अहमद की जीजी की गाड़ी फिर चलती, दानियाल ने इसकी बात काटी। चश्मो, तुम रहने दो। जब तक तुम जीजी करना है ना, तब तक मेरी बीवी सारा बता देगी। वो आखिर में बीवी कहकर जताना नहीं भूला। बीवी नहीं, मनकूहा है तुम्हारी, बिनिश नेल पेंट खुरचते हुए बोली। दानियाल ने इसे तेज नज़रों से घूरा। बीवी है फलक मेरी, और मनचाही बीवी, दानियाल जैसे हतमी अंदाज में बोला। बिनिश ने पहलू बदला। अहमद भी चश्मों के पीछे से आंखें पटकता दोनों को देख रहा था, जबकि फलक के चेहरे पर हया की लाल छा गई। दानियाल ने इसे देखा और फिर उधर उधर नजरें घुमा ली। वो बिला वजह ही पोनी में कैद अपने बालों की लिट्टे कानों के पीछे उड़स रही थी। बिनी सर तक पाँव फलक के शर्माए रूप को तेज नजरों से देखकर मुड़ी। मैं बिला वजह ही दानियाल के पीछे पड़ी हूँ। वो तो फलक को चाहता है, मगर मेरा क्या होगा? क्या मैं दानियाल के बगैर रह पाऊंगी? इसने जैसे खुद से पूछा। जिस दिन पहली बार दानियाल यूनिवर्सिटी में मिला, बिनिश के दिल में इसे आवाज़ थी। ये अपने आप में इकलौता पीस है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शरारती, इसकी शौकियाँ इसके दिल को भा गई। किसी की मोहब्बत को कैसे दिल से निकाल सकते हैं, वो भी तब जब इसकी मोहब्बत आपकी रगों में खून बनकर दौड़ती हो। आज इन चारों का इरादा शॉपिंग और आउटिंग पर जाने का था। फलक 12 बजे के करीब नाश्ता करके इन्हीं की तरफ चली आई। अब वो चूल्हे पर बैठी सेब खा रही थी कि इसने सामने देखा, जहाँ जहाँ सदर दरवाजे से दानियाल चलता हुआ आया। सुबह नमाज पढ़कर आने के बाद वो सो गया था। आज संडे था, इसका इरादा लंबी नींद का था, मगर फिर आउटिंग पर जाना था। वो भी नहाकर शाजो को नाश्ता बाहर लाने का बोलकर आया। सामने ही फलक बैठी थी। दानियाल मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ चले आया। मलका खादम का सलाम कबूल करें। वो सर को खम देता हुआ बोला, मैं तुम्हें सेब नहीं दूंगी। फलक को लगा इसकी नज़र सेब पर है। इससे सेब को दोनों हाथों में यूं पकड़ा जैसे छोटा बच्चा। सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है। वो धीरे से चलता इसके पीछे आया। फलक, सामने देखो, शाजो केक ला रही है। फलक ने इसकी बात पर ईमान लाते हुए जल्दी से सर उठाया। जहाँ लॉन दूर दूर तक खाली था और यहाँ इसका अपना हाथ भी खाली हो चुका था। दानियाल बड़ी सफाई से इसके हाथ से सेब निकाल चुका था। दानियाल इसके सामने इसका बेचारा सेब खा चुका था। ओए शर्म करो बेगम, तुम्हारा शोहर हूँ। इसने इसे शर्म दिलाना चाही तो मैं क्या करूँ? आया बड़ा शोहर, जो भी मेरे मुंह से खाने की चीज़ छीनेगा, वो ख्वाह कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही है। फलक जूता उठाए इसके पीछे दौड़ी और दानियाल आगे आगे दौड़ा। इसको कूस रहा था जब इसने इसका सेब छीना था। पिछले 2 घंटे से वो चारों मॉल में घूम फिर रहे थे, किसी एक दुकान पर तो कभी दूसरी। बस फलक एकदम चलाकर कहती रुकी। अंदर बिल अदा करती नूर और अमील भी बिल देने के बाद फ़ौरन बाहर आई, जहाँ फलक ज़मीन पर उल्टी पलटी मार रही थी। क्या कर रही हो फलक? दानियाल ने घूरा। भूख लग रही है, मुंह बसौरते हुए बोली। मुझे भी। दानियाल ने सारे बैग एक तरफ रखे और इसके बराबर में बैठा। लेकिन खाना तो तुम खिलाओगे दानी, नूर ने कहा, गोया घर से निकलते वक्त दानियाल ने फराग दी थी कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। मैं क्यों खिलाऊं? दानियाल ने आप रुक जाए। देखो तुम लड़के हो, लड़के के साथ अगर लड़कियां हों तो खाना और पैसे लड़के ही देते हैं। नूर के सरार पर वो सब मैकडॉनल्ड्स आए। वो चारों खाना खा चुके थे। फलक पीछे की तरफ होकर बैठी। गर्ज क्या है कि एफएससी का जिक्र करते हैं दिल नहीं थकता, मैकडॉनल्ड्स खा खाकर दिल नहीं भरता। जाने क्या कशिश है इस खाने में, बंदूक खा जाए, बिना काम नहीं बनता। क्या बात है, वाह वाह, सबने फलक को दाद दी। केएफसी से जाकर जहाँ सिकंदर नहीं मिलता, नूर ने दिखाई देना ज़रूरी समझा। जिस पर इन तीनों ने इसे घूरा तो वो सर झटकती खामोश हुई। फ्रंट सीट पर फलक पाँव ऊपर किए बैठी दानियाल से कोई बात कर रही थी। अमीर पिछली सीट पर नूर के साथ बैठी अपना मोबाइल चला रही थी। वो आर्यन से बात कर रही थी। नूर गाड़ी के शीशे से मुंह चिपकाकर बैठी बाहर देख रही थी, यूं के बाहर से गुजरने वाला इसे पागल ही समझे। मगर वहाँ परवाह किसे थी? इसकी गाड़ी के पास से रिक्शा गुजरा। नूर की आंखें चमक उठी। दानियाल, गाड़ी रोको। दानियाल ने ब्रेक लगाई। चूँकि फलक इसके लिए तैयार नहीं थी, इसका सर डैशबोर्ड से टकराता टकराता बच गया। इसने दानियाल को ज़बरदस्ती से घूरा। यार, मैंने रिक्शे में जाना है, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। वो आंखें पटकती हुई बोली। कोई बात नहीं नूर, मैं और फलक अक्सर रिक्शे में आती जाती रहती हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं।
जाओ दानी। अमिल के कहने पर दानियाल खुशी खुशी गाड़ी से निकला। इन दोनों चुड़ैलों को निकलकर वो फलक के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएगा। हेलो भाई एक रिक्शे के पास आया जो सड़क के किनारे खड़ा था। रिक्शे वाला अपना टच मोबाइल चलाते में मसरूफ था। भाई फॉलो मी। आपका नाम? दानियाल शाजीर। दानियाल ने हैरत होते हुए जवाब दिया, ये नाम की रजिस्ट्रेशन करके रिक्शा चलाता है। दानियाल ने दिल में सोचा। वो अपने मोबाइल पर मसरूफ था। इसने सर उठाकर एक दफ़ा दानियाल को देखा और फिर दोबारा मोबाइल, और दानियाल के मोबाइल पर नोटिफिकेशन रिंग बजा। साहब अपना फ़ोन देखो। दानियाल ने कुछ हैरान होते हुए अपना फ़ोन खोला जहाँ इससे इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आई। द रिक्शा वाला द रिक्शे वाला ऑफिशियल द रिक्शे वाला ऑफिशियल यही दिन रह गया था। दानियाल बढ़ाया। सर ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा। आप जब चाहें आप जो है रिक्शा ऑर्डर करवा सकती हैं। फलक को इन दोनों के साथ जाना था। इन फलक को इन दोनों के साथ जाता देख दानियाल तो जन भुन गया। वो घर वापस आया। वो तीनों अभी तक नहीं आई। इसने फ़ौरन अम्मिल को फ़ोन किया। किधर पहुंची हो तुम लोग? वो सलाम दुआ के बगैर बोला। यार हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, अम्मिल ने बड़े मुंह में जवाब दिया। किधर हूँ? मैं आ रहा हूँ। वो अंदर से बाइक की चाबी लेने दौड़ा। अम्मिल इसे ड्रेस बता चुकी थी, सामने गोलगप्पे थे। अब नाराज़ होना कहाँ बनता था। फालक ने अपने पैसों से गोलगप्पे खिलाकर दानियाल का दिल जीत लिया। जनवरी भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मामूलात ज़िंदगी चल रही थी। आज मौसम अबर-आलूदा था। यूनिवर्सिटी के खुले मैदान में दूर दूर तक लड़के और लड़कियों की टोली नज़र आ रही थी। कुछ नोटिस बोर्ड के सामने खड़े थे, वहाँ रश ही रश, और कुछ आपस में बातों में मसरूफ़ थे। कैफ़े के बाहर बेंच पर दानियाल इत्मीनान से बैठा बर्गर खा रहा था। साइड पर पड़ी कोक को उठाकर वो वक्फे वक्फे से पी लेता। भूखो जाकर ले लो तुम लोग भी, वो अपने बर्गर को छुपाते हुए बोला। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।